अब ये किसकी बात कर रहा है? रेंज। अगर आवत है भाई, आवत है, उचक उचक कर देखत है, छुपा छुपी खेलत है, झुम्मन राम भाई झुम्मन राम। बता रहा हूं, इसका मीनिंग बताता हूं। बहुत शानदार एक कविता है। तो ये कह रहा है रेंज, और रेंज जो होती है वो उसकी एक रेंज का मतलब कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगी, और किसी चीज का ओरिजिन होगा और एंडिंग होगी, डेस्टिनेशन होगा, उसके लिए फ्रॉम या टू का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे रेंज ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। तो फ्रॉम के साथ क्या लग गया? टू। तो मुझे बताओ PQRS पैरा जंबल करने में ग्रामर का योगदान है या नहीं? और क्या ये सब थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है या नहीं? पढ़ाया गया है तो वो गई बात ऑयल लेने। मैं कह रहा हूं हमने पढ़ा है या नहीं, बस। वो और अब कहां इन मिलिट्री सिचुएशन एंड फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स। इसका मतलब 3 क्वेश्चन करते आंसर आ गया, तो कौन सा है? सी इज द राइट आंसर। ही सेट में अंडरलाइन नहीं है। वो बैठा था, कैसे, कहां, किसके साथ? अब देखो जी। ही सेट ग्लांसिंग ओकेजनली पियरिंग थ्रू द विंडो एट द figure of the old woman until he was chilled with the cold. Chilled with the cold, the cold, ठंड में chilled था, ठीक है। He sat. कौन सा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा क्या? कौन सा वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, PEER, पीयर का मीनिंग देखना वर्ब के तौर पे। अरे पीयर प्रेशर तो होता है दोस्त, लेकिन पीयर वर्ब के तौर पे क्या मीनिंग होता है? टू लुक क्लोजली और केयरफुली एट समबडी और समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज यू कैनॉट सी वेरी वेल। ऐसे करके देखते हैं, उसे कहते हैं पीयर। ही पीयर्ड एट द फोटो बट इट वॉज ब्लर्ड। जूम करे जाओ ना दिखे। प्लीज सेंड अगेन। एक खास बात और पता लगी, पीयर के साथ प्रपोजिशन एट, लुक एट, ग्लांस एट, ग्लोअर एट, स्टेयर एट, लियर एट, गेज। तो इन सब के साथ सारी की सारी प्रपोजिशन एट लगती। क्लियर है? हाँ जी। ही सेट ग्लांसिंग ओकेजनली पियरिंग थ्रू। अब सावधानी से देखो, पियरिंग के साथ तो प्रपोजिशन लगा दिया थ्रू, तो ग्लांस के साथ प्रपोजिशन क्या आना चाहिए? एट। इसका मतलब मुझे नहीं पता ही सेट के बाद क्या आएगा, बट पी और आर एक साथ आएंगे, इतना पता लग गया या नहीं? बोलो हाँ या ना। और पी और आर किस किस में साथ में है? एक पी और आर ये रे, एक पी और आर ये रे, यहां नहीं है, यहां नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। अब आपके पास इतना होने के बाद आप अकड़ बकड़ खेल के निकाल दो। देखना, ध्यान से देखना। क्लियर का मतलब नजदीक आके देखना, और ग्लांस का मतलब आपने देखा होगा जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद समरी के तौर पे ऊपर लिखा होता है एट अ ग्लांस, यानी ऊपर ऊपर से चीजों को देखना, सरसरी निगाहों से चीजों को देखना, इस तरह। प्लीज हेल्प मी। दीपांशु ध्यान से पढ़ो, देखो 5-7 क्वेश्चन कर लोगे, काम चल जाएगा। आपका सबसे ज्यादा टाइम पेपर में कौन खाता है इंग्लिश में? पैरा जंबल, रीडिंग, वो बड़े वाले, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले भाई। वो 6-6 सेंटेंस होते हैं, 30-30, 40-40 सेकंड लेते हैं वो। आप यूं नहीं कह सकते जी सी। चलिए, तो ही सैट ग्लांसिंग ओकेजनली एट द फिगर ऑफ द ओल्ड वुमेन, बिल्कुल ठीक बना हुआ है। अंटिल ही वॉज चिल्ड विद द कोल्ड पियरिंग थ्रू द विंडो।
जब तक वो चिल्ड था कोल्ड में और अपनी विंडो से क्लोजली देखे जा रहा था कौन कहां आ रहा है कौन कहां जा रहा है। सो जो भी ये एडजस्टमेंट बनी हुई है पी और आर की अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स द टीवी शोड ए हैगल्ड मैन। अब देखो जी, इस पार्ट में अंडरलाइन नहीं है मैन तक, और यहां पे एक पार्ट लिखा हुआ है HAGGARD। आपने एक शब्द सुना होगा नीगार्ड, सुना है? अति कंजूस व्यक्ति जो अपना सारा पैसा गाड़ के रखता है और मांगने पे कहता है नहीं दूंगा, तो उसे बोलते हैं नीगार्ड। कंजूस मक्खी, माइजरली, क्या बोलेंगे? माइजरली, मावी नहीं नाम ले रहे थे ना। और अगला वर्ड है, पेपर में कॉपी में लिखिए वोकैब में, हैगल्ड, HAGGARD। किसी पर्सन के लिए लगता है जो पर्सन बिल्कुल इस तरह का हो जाता है, उसको लुकिंग टायर्ड और वरीड। वो कार्टून नेटवर्क जिसने सही से देखा हो, वो चूहा बिल्ली का कौन सा आता था, वो टॉम एंड जेरी, उसमें चूहा कौन था? तो वो बिल्ली को कई बार थका देता था भाई साहब, उसकी पूंछ को पूंछ में बांध के और पता नहीं कहां फंसा देता, और उसी के ऊपर ऊपर से कुछ, और फिर उसकी आंख यूं और यूं टाइप का, उस तरह का जो फेस होता है, लुकिंग टायर्ड और वरीड। सिनोनिम के तौर पे तो मेरे ख्याल आसान हो गया। अब थके हुए के लिए टायर्ड, ड्रेन्ड, ड्रॉन, रैडल्ड, अनवेल, अनहेल्दी, सिक, सिकली, केयर वॉर्न, वॉश्ड आउट, रन डाउन, एग्जॉस्टेड, ग्रिम, पेज्ड के सेंस में यूज कर लेंगे हैगार्ड। इसका मतलब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जब ये कर रहे हो तो क्या वोकैबुलरी इक्वली काम आ रही है? मीनिंग नहीं पूछा जा रहा, पर समझने के लिए जरूरी है। तो आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स, भूकंप के झटकों के बाद टेलीविजन ने शो किया एक थके हुए वरीड इंसान को, दिखाया लाचार इंसान, उसका पूरा भुज खराब हो गया। भुज कहां है? गुजरात। शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई, शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई। हैं? अभी बता रहा हूं, रुक जा। हु कैन एक्सप्लेन बेटर देन मी? मैं सवाल खुद बना के लाया हूं तो कुछ तो बात होगी। सॉरी, लवाइस। क्लैम्बरिंग ओवर द र्यून्स, क्लैम्बर, CLAMBER, और ये है र्यून्स। र्यून्स का मतलब होता है बर्बादी के बाद, डिवास्टेशन जो। और र्यून्स के ऊपर कोई क्लैम्बर कर रहा है तो बताओ ताली बजा रहा है या छाती पीट रहा है? मतलब संताप, दुख प्रकट कर रहा है, शोक प्रकट करता है। एंड कोलैप्सिंग विद द होल ऑफ रिवोट ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री। तो एक वर्ड है HOWL। जितने भी आपके भेड़िए टाइप के जो पशु होते हैं, पशु नहीं, जानवर होते हैं, वे सारे के सारे हाउल करते हैं। कुत्तों से ऊपर की जाति जितनी भी होती है भेड़िए नुमा, क्यों हंस रहा है भाई? कितना खुश हो जाता है कुत्तों की बात आते ही। तो इसे क्या बोलते हैं? हाउल। तो रिवोल्ट के तौर पर ये हाउल हो रहा है। अब अगला वर्ड एक और बार कर लो, क्लैम्बर। क्या वर्ड है? क्लैम्बर, CLAMBER, क्लैम्बर। देखिए क्लैम्बर, अरे वो सॉरी 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 सॉरी, क्या आपने ये सुना हुआ है? हेलो हेलो हेलो, क्या आपने ये वर्ड सुना हुआ? क्लैमर। इसका मतलब होता है शोर मचाना। क्या होता है? शोर मच।
क्लैमर का मतलब है लाउड एंड एंग्री क्राई, शोर शराबे सहित की गई मांग को बोलते हैं क्लैमर। और जो क्लैम्बर वर्ड है, क्लैम्बर वर्ड क्लाइंब से बना है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। टू मूव और क्लाइंब विद डिफिकल्टी यूजुअली यूजिंग बोथ योर हैंड्स एंड फीट, अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों की मदद से चढ़ना। और वहां पे क्लैम्बर ओवर किस पे कर रहा है, अब वो दब गए, अर्थक्वेक आ गया तो उन्हीं धराशायी चीजें जो हो गई है उन्हीं का सहारा लेके उसके ऊपर आना, जान बचाते हुए। तो सिनोनिम के तौर पे लिख लेना मूव और क्लाइंब विद डिफिकल्टी। ठीक है, शर्मा गई का। अभी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके थोड़ा सा ट्राई बॉल ले लो। चलिए, तो अब मुझे बताओ एस क्यू पी आर चारों के चारों अलग अलग है। आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर द टीवी शोड ए हैगल्ड मैन। अब वो जो थका हुआ इंसान था वो क्या कर रहा था? पहले तो उसने स्काई को देख के अपने यूं हाथ हिलाया होगा देख के कि भैया आ जाओ मुझे बचाने, या पहले वो ऊपर की तरफ आया होगा? पहले वो चढ़कर ऊपर की ओर आया होगा, क्लैम्बरिंग ओवर द र्यून्स। उसके बाद और र्यून्स किसके? ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री। तो क्यू का एस के साथ ज्वाइंट बनना चाहिए या नहीं, तभी चढ़ेगा। और जैसे क्यू एस पता लगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद पी और आर। पी में क्या है? शेकिंग इज फिस्ट एट द स्काई एंड कोलैप्सिंग विद अ हाउल ऑफ रिवोल्ट। अब इतना राइट आंसर आ गया। अब ग्रामर देखो, इसके पीछे क्या थी? पैरेललिज्म। कोई काम करते हुए जब इस तरह की इंग्लिश को, हिंदी को इंग्लिश बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का इस्तेमाल होता है। अगर ये आईएनजी है, ये आईएनजी है, तो ये भी आईएनजी है। और एंड के बाद ये आईएनजी लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ जब तीन चीजें आईएनजी से जोड़नी हो तो एंड कहां लगेगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच में या सेकंड और थर्ड के बीच में? सेकंड और थर्ड। इसका मतलब तो ये एक ऐसा आईएनजी होगा जो लास्ट में लगेगा, इससे पहले दो आईएनजी लग जाएंगे। क्या इतनी गिनती कर पा रहे हैं? अगर ये भी कर पा रहे हैं तब भी आपका राइट आंसर यहां पे बन सकता है। समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 16। एवरीवन अंडरलाइन नहीं है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहली बार देखे हैं, बच्चे भी। Everyone acknowledges when he considers the case calmly who knows you that you have been wrong. अच्छा, तुम कुछ मत बोलो, मेरे को इसकी हिंदी बता दो इस सेंटेंस की, मैं मान जाऊं। सेंटेंस, बड़े सेंटेंस खतरनाक नहीं होते, ये हैव बीन लग के खतरनाक हो जाते हैं। सर सारे करने जरूरी थोड़ी नहीं है, एक दो छोड़ने भी तो है। आराम से मैडम, गुस्सा नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं। सबने इसमें एक्नॉलेज किया कि वो रॉन्ग था, उसके बावजूद उसको कामली बताया कि वह उस सिचुएशन में रॉन्ग है। आप मधुबनी से तो कौन से जिले से हो? भागलपुर। Yes, Mr. Pandey. How many of you are serious for all the subjects? चलिए, everyone. ये बन सकता है हर कोई जो तुम्हें जानता है। अगर ये आर की बात कर रहा है तो ये आर दो बार है, इसका मतलब इसकी चांस ज्यादा है, तो सी और डी नहीं है फिलहाल की जो प्रथम दृष्टया। अब आर के बाद ये कह रहा है या तो एस आ सकता है या फिर पी। बोल के देखो,
अगर ऐसा आ रहा है हु नोज यू दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड या व्हेन ही कंसीडर द केस कामली, तो कौन सी चीज आ रही है? तो मेरे ख्याल से सबसे पहले एवरीवन हु नोज यू एक्नॉलेजेस, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हु के बाद वर्ब भी सिंगुलर और उसके बाद सेंटेंस कंटिन्यू करेगा, वो भी वर्ब सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। भाई कौन बीमार है तुम में से? तुम अब ठीक हो? शनिवार को क्या कर रहे थे मेडिकल शॉप पे? 4 लोग 5 लोग थे। क्या बात कर रहे हो यार, मेडिकल शॉप के पास 4-5 लोग खड़े थे 2 बजे 2:30 बजे के आसपास। तेरा भाई भी था, तुम दोनों तीनों टी शर्ट पहन रखी थी इसलिए पता है मेरे को। तो इंदिरा विकास क्या ले रहे थे? दही ले रहे थे। उसके आसपास खड़े थे, मैं बोला पता नहीं किसी को लेके आए हो। देखे थे? फोन पे हूँ मैं, तो मैं जा रहा था। अब बताओ यार, अब फोन आ जाए तो अब अटेंड किया जाएगा? तो खाली टाइम पे किया जाएगा। तो भैया एस आर के बाद पी और आर के बाद पी आती है ऑप्शन नंबर बी। अब ये एक्नॉलेज क्या करता है? व्हेन ही कंसीडर्स द केस कामली, जब वो शांति से अपने केस को कंसीडर करता है। दैट यू हैव बीन रॉन्ग, सिर्फ रॉन्ग का मतलब होता है गलत, और रॉन्ग एज ए वर्ब होता है जिससे गलत हुआ है, जो चीज आपने गलत की है। आई रॉन्ग्ड दिस क्वेश्चन, आई रॉन्ग्ड दिस क्वेश्चन, इसका मतलब है आई कमिटेड दिस क्वेश्चन रॉन्ग, इसका मतलब। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 6 क्वेश्चन आए थे 2014 में, उसके अलावा कुछ नहीं आया। अब ये मत मानना कि सर ये क्या है, इसमें प्रिंट नहीं दिख रहा है, ये है, ये यूपीएससी की साइट से उठाया मैंने, किसी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत करने के बजाय मैंने सीधा सीधा उठाया। द स्मॉल बॉय हु, अंडरलाइन नहीं है, ब्रोक हिज लेग फेल डाउन एंड क्लाइम द वॉल। ओ भगवान, इसने पहले क्या किया होगा? क्लाइम द बॉल, फिर क्या किया होगा? फेल डाउन, फिर एंड फिर ब्रोक हिज लेग। ये एक प्रोसेस राइटिंग। 4 नंबर आगे देखो ये क्या कह रहा है, टांग तोड़वाने पे 4। अभी बुला रहा हूं सिद्धार्थ सर पे, वो गोली मारते हैं। चक्कू, हथियार बदल दिया, धार नहीं है चक्कू में। क्लास जाते ही तो भैया एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी बी। चलिए आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 33, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, माइट से शुरू हो सकता है? नहीं, कोई ना कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। अ न्यूली डेवलप्ड एयर कूलर सिस्टम that employed in conventional room coolers which is based on a principle radically different from, a newly developed air cooler system which is based on a principle radically different from that employed in conventional room cooler might hit the market next year। तो ये QSRP, QSRP, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कोई भी हो, बात करें। क्लर्क अंडरलाइन नहीं है। द क्लर्क ऑन द डेस्क लेफ्ट द मनी इन द सेफ विच ही शुड हैव लॉक्ड अप। द क्लर्क लेफ्ट द मनी लॉक्ड अप इन द सेफ। एस के बाद आर आना चाहिए, SR। अच्छा जो मैंने अभी फॉर्मूला निकाला ये आप भी सोच रहे थे। दैट शुड हैव लॉक्ड, विच ही शुड हैव लॉक्ड, जो उसे लॉक करना चाहिए था। कहां पे लॉक? किस में करेगा? सेफ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ? तिजोरी।
तो ये हो गया सेफ, इन द सेफ, तो एस के बाद आर आएगा। अब बताओ द क्लर्क विच ही शुड, या द क्लर्क लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क विच ही शुड। पहले कंडीशन बताओ पूरी की पूरी, क्यू एंड पी, और जो उसको करना चाहिए था एस एंड आर। तो ए अच्छा है या डी अच्छा है? डी इज द राइट आंसर। लग रहा है दोनों अच्छे हैं, लेकिन लॉजिकली अच्छा कौन सा है? डी। हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, डिसेंड। एक होता है ASCEND असेंड, और एक होता है डिसेंड, और इसी से एक वर्ड बनता है एसेंट, और इसी से एक वर्ड बनता है डिसेंट। एक वर्ड होता है एसेंट और एक होता है डिसेंट। ये वोकेबुलरी बताओ। अब देखो, एसेंट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, क्लाइंब ऊपर चढ़ने, डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे यानी ड्रॉप या डिक्लाइन। किसी भी तरह की जो क्लाइंबिंग नेचर की जो सरफेस होगी उसे नाउन के तौर पे हिंदी में चढ़ाई कहते हैं और उसी को एसेंट कहते हैं, और किसी तरह की उतराई होती है, डिक्लाइन होता है, उसे क्या कहते हैं? डिसेंट। उसी से होमोफोन्स बनते हैं आपके पास, एक होता है एसेंट, एक होता है डिसेंट। किसी पर्सन का नेचर डिसेंट है, मतलब कैसा नेचर है? नाइस, गुड, अच्छा, बढ़िया, सभ्य, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, ठीक है, बोल्ड नहीं। और एसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूव, ठीक है, सहमति देना, हामी भर देना, एग्री के सेंस में यूज हो जाएगा। हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन, जो ही मेरा भाई प्लेन से गिरा। यही हिंदी बनी या कुछ और है? हाँ, उतरा, ठीक है। When the people waved and cheered who had come to receive him from the lounge। चलिए, ये आसान क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, कहानी क्लियर है। सबसे पहले हार्डली या स्केर्सली के साथ व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल होता है या नहीं? क्या ये बात ग्रामर की है? ग्रामर काम आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब देखो, अब इसका मतलब सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? पी, तो पी से शुरू कर लिया। पी से कितनी जगह शुरू है? पी क्यू एंड पी आर। कहां शुरू हो रहा है? व्हेन द पीपल हु हैड कम टू रिसीव हिम वेव्ड एंड चीयर्ड फ्रॉम द लाउंज। कुछ इस तरह का हो जाएगा। क्या आंसर है? नहीं नहीं, क्यू तो लास्ट में बोले हो। तो व्हेन द पीपल हु हैड, एस कहां डाला तुमने? When the people from the lounge चलिए, when the people who had come to receive him from the lounge waved and cheered। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, द essay like that of the human face because its variety in infinite is a literary form। the essay is a literary form। किससे शुरू होगा? आर। आर से दो चीजें शुरू है, उसके बाद खुद ही कह रहा है एस आएगा, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एस लगाओ। तो the essay is a literary form which is not easy to define because its variety is infinite like that of the human face। पी के बाद क्यू या क्यू के बाद पी? क्यू के बाद पी, ऑप्शन नंबर सी। द एग्जीबिशन कमेटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीबिशन? प्रोग्राम। एग्जिबिट एक वर्ब होती है, एग्जिबिट का मतलब होता है टू शो समथिंग इन अ पब्लिक प्लेस फॉर पीपल टू एंजॉय और टू गिव देम इंफॉर्मेशन। संग्रहालय में प्रदर्शित या कचहरी में प्रमाण के रूप में दी गई वस्तु को एग्जीबिशन के तौर पर कहते हैं।
टू शो क्लियरली दैट यू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी और फीलिंग, किसी भाव आदि को प्रकट करना। द रिफ्यूजेज आर एग्जिबिटिंग साइंस ऑफ एग्जॉशन एंड डिस्ट्रेस। मान लीजिए आप पेपर में 5 चीजें तैयार करके गए, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, एरर और पैराजंबल, और इन 5 में से ये 5 छोड़ के बाकी 5 चीज आ गई। तब नहीं, अब आप पेपर छोड़ के आ जाओगे या आपको छोड़ने के लिए कोई पेपर देने वाले में से आएगा घर तक जिसकी हालत खराब हो गई, इसके मोशंस हो गए, मोमेंटम बढ़ गया। तो यहां पे आपके पास जब आप साइन एग्जिबिट करते हो, खुशी का, दुख का, जब भी एक्सप्रेशन करते हो कोई शो, उसे भी क्या कहते हैं? एग्जिबिट। तो व्हेन यू फाउंड अ न्यू सेट ऑफ न्यू पैटर्न इन द एग्जामिनेशन, all the students exhibit their fear of being failed। भाई हम फेल ना हो जाएं, ठीक है। चलिए, द एग्जीबिशन कमेटी अट्रैक्टिव एंड यूजफुल टू मेक एग्जीबिशन मेकिंग एफर्ट्स हैज बीन। तो एस से शुरू करो। द एग्जीबिशन कमेटी हैज बीन, और हैज बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, मेकिंग एफर्ट्स to make exhibition attractive and useful, SRQP, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपको जानकर हर्ष, खुशी, प्रसन्नता और भौचक्कापन होगा। यह भी एनडीए के पेपर में आया हुआ है 2016। अच्छा, मेरी बात पे विश्वास मत करो, यूपीएससी की साइट खोलो, एनडीए के पेपर निकालो 2016, फर्स्ट या सेकंड, अब भूल गया मैं, क्या खा के बनाया था। तो ये तो पेपर वाला भी लिख दे सकता है, तुम्हारी माँ ने क्या खा के पैदा किया था, यही अगर सवाल है तो। कच्चा बादाम। कच्चा बादाम का अर्थ तुम्हें पता नहीं है क्या? वो बड़ऊ जो था, जो गा के गया इस गाने को, बहुत ज्यादा इरोटिक आदमी था वो। चलिए, अब देखो द प्रॉपर सीक्वेंस। सर दक्ष, इसमें देखो S1 और S6 दे रखा है, यानी कि ये एक पैराग्राफ है और इसमें S1 डैश 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 और S6, ये एक पैराग्राफ बनेगा। और ये जो 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इनको इस ऑर्डर में लगाना है कि शुरुआत इससे हो, एंड इससे हो, और ये पूरा एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। यानी शुरुआती सेंटेंस कौन सा है? ये, और पूरे पैराग्राफ का अंतिम सेंटेंस कौन सा है? ये। अब ये करके दिखाओ। एट द रोड साइड the driver will be asked to blow through a small glass tube in a plastic bag। रोड साइड पर ड्राइवर को यह बोला जाएगा कि एक छोटी सी ग्लास ट्यूब से प्लास्टिक बैग में हवा भरे। ठीक है भाई, आगे बात समझ। PSRQ, ये तो अलग अलग है सारे। तो अब है, इनसाइड द ट्यूब आर केमिकली ट्रीटेड क्रिस्टल्स विच चेंज कलर इफ द ड्राइवर हैज अल्कोहल ऑन हिज ब्रेथ। अगर उसकी सांस के अंदर अल्कोहल होगी तो वो ट्यूब के अंदर जो क्रिस्टल हैं वो कलर को क्या कर देंगे? चेंज। ये वही चीज है, क्या होता है वो पांडे? अरे उसको क्या बोलते हैं, मतलब तुझको कैसे पता होगा? तो निकलता ही नहीं 10 बजे के बाद। हमारे एरिया में नहीं होते, क्यों? ताड़ी पीते हैं लोग। तो ये क्यू हो गया, ठीक है। क्यू के बाद अगला पॉइंट आता है, इफ द कलर चेंज गोज बियॉन्ड अ सर्टेन लाइन मार्क्ड ऑन द ट्यूब, दिस इंडिकेट दैट द ड्राइवर इज प्रोबेबली ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब उन पुलिस वालों को नहीं दी है। तो ये हो गया एस। And if the color change does not reach the line, the driver cannot be punished under the new law। अगर वो ना मिले तो ये P। But if the color change does not reach the line when the test has proved positive। But if the color change does reach the line, अगर लाइन तक पहुंचता है तो वो पॉजिटिव आया है R।
इसका मतलब द ड्राइवर विल बी आस्क्ड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। अब कब बोला जाएगा कि पुलिस स्टेशन जाओ, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव यहां आ गया कि नहीं आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो जाएगा। नेगेटिव वाले पे लास्ट सेंटेंस मत लिखना, पॉजिटिव वाले पे लास्ट सेंटेंस लिखना। तो S6 मस्ट बी कंक्लूडेड बाय R ओनली, और ये S1 की शुरुआत किससे होगी, Q। तो दो चीजों के कारण ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास अगर इस तरह के सवाल अगर आएंगे, ध्यान से सुनना, तीन तरीके हैं। या तो आप सेंटेंस की शुरुआत को पकड़ लो, पहला, कंफर्म करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए सेंटेंस के एंड को पकड़ लो किसके साथ, और बीच वाले के लिए आप उसकी नेसेसरी पेयर बना लो। इसको बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। क्या बोलते हैं, मैंडेटरी पेयर। कौन किसके साथ आएगा, कलर अगर हो रहा है तो ऐसे, नहीं हो रहा है तो ऐसे, मतलब दो एक ही सेंटेंस को दो तरीकों से लिखने का तरीका। और इसे इंग्लिश में कुछ एक तरीका भी होता है जिसे कहा जाता है एक ही बात को दूसरे तीसरे सेंस में कहना। लॉस्ट, अभी आएगा ध्यान, CDS में आया भी है ये वर्ड 2021 में सिनोनिम में। चलिए, तो आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब S1 और S6 दिख रहे हैं। होप स्प्रिंग्स इटरनली इन द हार्ट ऑफ मैन। स्प्रिंग मौसम कौन सा होता है, बसंत आने वाली है या आई हुई है, चल रहा है। बसंत का महीना सबसे मादक महीना कहा जाता है, नशीला होता है, इसमें नींद बहुत आती है, और तभी मार्च में पेपर होते हैं लोगों के 12वीं अगर ये मार्च की जगह ठीक ठाक जनवरी में ही हो जाए पेपर, कसम खा के कहता हूँ 2-4% ज्यादा ही नंबर आएंगे। 100% वालों की बात अलग है, जो 70-75 पे रहते होंगे उनके। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इससे तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा। तो S1 के बाद 4 सेंटेंस कौन से बनेंगे, बट होप इज एवरलास्टिंग, लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पैरिश, इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट ऑफ नेचर, man derives hope from nature in his gallant struggle after some noble ideal। तो एक वर्ड इसके अंदर आ रहा है बड़ा शानदार, गैलेंट। और आप में से कई लोग जानते होंगे सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, बहादुरी के लिए अवार्ड मिलता है। तो गैलेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ब्रेव, बहादुर। चलिए, QSRQ, तो ज्यादा क्या आ रहा है ये, Q। तो जो ज्यादा हो एक बार उसको कंसीडर कर लिया करो कि ये या तो दोनों ठीक होंगे या दोनों गलत होंगे, तो आपकी एलिमिनेशन थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। समझ में आ रहा है। और ये NDA में आया हुआ है, इसलिए कर लेना भैया तुम तैयार। और CDS वालों के तो इस तरह की पैटर्न आते ही हैं। होप स्प्रिंग्स इटरनली इन द हार्ट ऑफ मैन। अरे यार, अभी उस दिन भी मिलाने वाला था यार। कल भी तो भाई पूरी कोशिश करेगा कि 22 तारीख मैं कल ले जा रहा हूँ, कल भी जाएंगे, परसों बस ठीक है ना। तो मैं सारी मान गया, मैं बहुत दिन बाद दिल्ली आया हूँ, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। मैं 10 मिनट मैं कॉल बैक करूँगा, पर परसों मैं जरूर आऊँगा तेरे पास, ठीक है ना। कर लूँगा भाई, तक देर शाम तक पहुँचूँगा फिर, क्योंकि मैं 3 बजे यहाँ से फ्री होऊँगा, फिर चलूँगा। हाँ जी, क्या आंसर है, ए। सबसे पहले होप स्प्रिंग्स इंटरनली इन द हार्ट ऑफ मैन, लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पैरिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश,
गायब हो जाना। पेरिशेबल फूड क्या होते हैं, जो कुछ जैसे सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट है, वो क्या होते हैं, आज लाए, एक दो दिन रखे और फिर उनकी उम्र पूरी हो जाती है और वो पैरिश हो जाते हैं। तो पैरिश एक वर्ड है, लिख लेना भाई, जो भी थोड़े से, PERISH, पैरिश। पैरिश का मतलब होता है टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड, मर जाना या नष्ट हो जाना। थाउजेंड्स पैरिश्ड इन द वॉर, हजारों लोग वॉर में खत्म हो गए, इस तरह से यूज होता है। पैरिश के सिनोनिम के तौर पर डाई, लूज वंस लाइफ, फॉल, एक्सपायर, बी लॉस्ट, ले डाउन वंस लाइफ, ब्रीथ वंस लास्ट, पास अवे के सेंस में यूज होता है। कोई पौधा है और है तो उसमें डिटेरियोरेट, स्पॉइल, माउल्डर, प्यूट्रीफाई, डिके के सेंस में यूज हो जाता है। अक्सर कहा जाता है डिफेंस सिस्टम के अंदर या हिम्मत वालों के अंदर, बिजनेस में हो या डिफेंस में हो, कि आदमी टू राइज लाइक ए फिनिक्स, टू राइज लाइक अ फिनिक्स। फिनिक्स नाम का एक पक्षी होता है, बड़ा काल्पनिक पक्षी है ये, और इसको कहते हैं कि ये अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है, अपनी राख से, अपनी ही एशेज से दोबारा से जन्म लेता है। और कई लोग पिछले दिनों लॉकडाउन के अंदर जिनका कारोबार खराब हो गया, खत्म हो गया, साथ के प्रमोटर थे, पार्टनर थे, सब मर गए, टूट गए सब इधर, फिर भी उनके अंदर एक हिस्सा, जो अपने हिस्से की जो बोल्डनेस बची हुई थी, जो रिस्क लेने की क्षमता बची हुई थी, उसके कारण उन्होंने फिर से चीज़ों को शुरू किया और फिर एक नए मुकाम तक पहुंचाया। तो टू राइज लाइक अ फिनिक्स, ये एक इडियम होता है। चलिए, पैरिश तो लव, फ्रेंडशिप एंड यूथ पैरिश, मोहब्बत है, दोस्ती है और जवानी है, सब एक दिन खत्म होती है। यस सर, नहीं हाँ नहीं बरवा रहा तुमसे तुम तो जियो इसको, अभी तो तुम्हारे जो अगले 20-30 साल है, इनको जीने के साल है भाई, है ना। ना ना बहुत, कल की ही नहीं, ऑनलाइन है ना। चलिए, क्यों से शुरू किया, उसके बाद बट होप इज एवरलास्टिंग, लेकिन उम्मीद बनी रहती है, उम्मीद बनी रहती है। इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट ऑफ नेचर, क्योंकि ये बनी रहती है, क्योंकि ये नेचर के ग्लोरियस एलिमेंट से नर्स की जाती है। नर्स का मतलब है केयर्ड बाय, इट इज केयर्ड बाय, रेज्ड बाय, तो ये आर हो गया। क्योंकि क्यों की जाती है, क्योंकि मैन डेराइव्स होप। सर यहां पे मैन सिंगुलर है, फिर भी ए मैन क्यों नहीं आया, मैन के साथ ए नहीं लगता ना, ये एक और लॉजिक लगा। जब मैन पुरुष की बजाय पूरी इंसान जाति के लिए यूज होता है, तब मैन के साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं होता। आपने सुना होगा मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, तो या ए मैन इज मोर्टल, एक आदमी मोर्टल है बाकी सारे इमोर्टल, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करता है, तब एम ए एन का इस्तेमाल होता है, ए का इस्तेमाल नहीं होता। ये आर्टिकल का एक रूल है, और आर्टिकल में 3 आर्टिकल के बाद चौथा रूल होता है नो आर्टिकल, उसमें पढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा भाई, मैन डेराइव्स होप फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल आफ्टर सम नोबल आइडियल। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। एंड व्हाट इज द पोएम? नन ऑफ दिस। तो ये कुछ इस तरह की चीजें बन गई। QPSR, इसके अंदर अगर किसी को एडजस्ट ही करना था तो बट कभी भी पहले सेंटेंस में नहीं आता, पहले आप नॉर्मल बात करेंगे, बाद में बट की बात करेंगे। चलिए, मिस्टर शेरलॉक होम्स and Dr. Watson were spending a weekend in a university town. It was clear that something very unusual happened. तो ये तो बाद की बात है, अनयूजुअल हुआ है, पर मिस्टर शेरलॉक होम्स एक और डॉक्टर वाटसन दो लोग थे, वीकेंड स्पेंड कर रहे थे यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर। अब ये दोनों लोग थे तो क्या यूज होगा, ही या दे? देखो दे कहां है, एक मूवी आई थी शोले, शोले में गब्बर सिंह था
और वो कहता है एक बार, नहीं कितने आदमी थे तो ये अलग बात है, हिजड़ों की फौज पैदा की है। ताली बजाई ना किसी ने। वन इवनिंग दे रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम एन एक्विंटेंस। एक्विंटेंस का मतलब होता है पहचान का व्यक्ति, जान पहचान का व्यक्ति। लिखो पहले तो स्पेलिंग एरर में आता है सीडीएस वालों के लिए, ACQU। जो भी जान पहचान का आपके घर में आएगा पहले उसे पानी पिलाओगे, पहले आप उसको पानी पिलाओगे, और पानी को इंग्लिश में कहते हैं एक्वा, और एक्वा की स्पेलिंग ACQ। वैसे एक्वा की स्पेलिंग में सी नहीं आता, एक्वा ACQUA। और इन अंदर बुलाओगे और फिर उसको एग्जाम्पल दोगे, इंस्टांस दोगे, जो भी दोगे, एक्वा इन टांस, ऐसे याद। यार बोलचाल किस लिए हो रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप तो सीनियर मेंबर हैं इस क्लास के। एक्वेंटेंस का मतलब होता है कांटेक्ट का पर्सन या फैमिलियरिटी का, जिसके साथ आपके कन्वर्सेशन चलती है, उसे कन्वर्सेंस भी कहते हैं, जिसके साथ आपकी समझ बनी हो। कनेक्शन, एली, कलीग, कॉन्टैक्ट, एसोसिएट। फटाफट लिखें और साथ साथ इन वर्ड्स को बोलते भी रहें, ताकि आपकी उंगलियों को भी, आपके कॉन्शियस माइंड को भी, आपकी जुबान को भी ये सारी चीज याद हो सके। आपको किसी को भी ऐसी कोई यादगार गुदगुदी याद है? कोई यादगार गुदगुदी कि ऐसी गुदगुदी तो इससे पहले कभी नहीं हुआ? व्हाट इज गुदगुदी? सेंसेशन, सेंसिस से बना है। जब आपकी चीजें कोई सेंसिस तक पहुंच जाती है, वो मेमोरी तक पहुंचती है जी, फिर वो हमेशा याद रहती है। तो इसलिए जब भी कोई नया वर्ड पढ़ रहे हो, बोलते भी रहो, सुनते भी रहो, लिखते भी रहो, सारे काम बराबर करो, रिपीटेटिवली करो, ताकि वो सेंसेस के अंदर काबू हो जाए, जमा हो जाए, कैप्चर हो जाए, भूले ना भूले। फिर गम्मी लग रही, गम्मी कहां पे डैश लगा है? जैसे हिंदी में नहीं नुक्ता लग जाता है, जय और ज, वैसे इसको ई नहीं बोला जाए, इसको ए बोला जाए। क्या बोला जाए? ए। तो इस ई को ई ना बोल के जब ए बोला जाए, इसके लिए होता है, इसको फोनेटिक्स में पढ़ा जाता है। चलिए, वन इवनिंग दे रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया, विजिट फ्रॉम एन एक्वेंटेंस मिस्टर हिल्टन सॉम्स। तो होम्स और वाटसन के पास सॉम मिलने के लिए आए। ऑन दैट ओकेजन ही वॉज इन स्टेट ऑफ ग्रेट एजिटेशन, और उस मौके पर वो बड़े गुस्से में थे। दे वर स्टेइंग इन फर्निश्ड रूम्स क्लोज टू द लाइब्रेरी, वो फर्निश्ड लाइब्रेरी रूम में रहते थे जो कि लाइब्रेरी के पास में था। मिस्टर सॉम्स वॉज ए टॉल थिन मैन ऑफ ए नर्वस एंड एक्साइटेबल नेचर। मुझे बताओ, अगर सॉम मिलने आए तो सॉम का इंट्रोडक्शन इसके बाद होगा, तो पी के बाद ऐसा आना चाहिए, यस और नो? तो पी और एस अपने आप में मैंडेटरी पेयर बनेंगे कि नहीं? और दोनों लोग अगर वीकेंड एंजॉय कर रहे थे तो वो रहते कहां थे? ये बात S1 के साथ आनी चाहिए, तो S1 के बाद क्या आना चाहिए? और अब बताओ, आर से कौन सा सेंटेंस शुरू है? एक बी वाला और एक डी वाला। और पी और एस साथ में होने चाहिए या दूर दूर होने चाहिए? साथ साथ होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं? अगर इस तरह की हिंट निकाल लोगे तो आंसर निकालना आसान है, वेरीफाइबल आंसर होता है ये। क्लियर है? और कोई वोकैब का वर्ड आया हो? नर्वस, सब नर्वस समझ में आ गया, एक्साइटेबल समझ में आ गया, एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब क्या होता है? एंग्री स्टेट ऑफ माइंड, हलचल भी होता है। एजिटेशन किसी तरह का आंदोलन के तौर पर भी एजिटेशन कहते हैं, जैसे पिछले दिनों में फार्मर एजिटेशन हुआ था। क्या हुआ था? किसान आंदोलन, फार्मर एजिटेशन। क्या है?
चलिए ये अब देखिए मशीन की बात आ रही है। क्या हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बता। कॉपी कहाँ है तेरी? तू कह रहे मैं रोज आऊंगा, मैं रोज पढ़ूंगा, रोज काम करूंगा। निकाल फटाफट। क्या हो गया भाई? अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। लिख ही नहीं रहे तुम वर्ड मीनिंग। साल खराब हो गए। द मशीन्स दैट ड्राइव मॉडर्न सिविलाइजेशन, माइक लगाओ भाई, मैं बोला हूं कुछ। द मशीन्स दैट ड्राइव मॉडर्न सिविलाइजेशन डेराइव देयर पावर फ्रॉम कोल एंड ऑयल। एक ड्राइव है और एक डेराइव है। ड्राइव का मतलब चलाना, मूव करना, और डेराइव का मतलब कंक्लूड करना, किसी चीज को लेकर आना। तो जो जैसी जैसी मशीनें मॉडर्न सिविलाइजेशन को ड्राइव कर रही हैं, एक्चुअली वो कोल एंड ऑयल से डेराइव होकर आई है। पहले हमारे पास कोल था, ऑयल था, उसके बाद अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, मशीन्स। तो ये S1 है डैश 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 S6, और 6 कह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में ऑल्सो भी इफेक्टिवली यूज इन दिस रेस्पेक्ट। इस काम में यूज हो सकती है। किस काम में? तो इसमें कुछ लिखा होगा काम में। बट दे आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल। ये एग्जॉस्टिबल नहीं है। तो एग्जॉस्टिबल क्या होता है? जो खत्म हो सके, और जो इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म ना हो। ये इनएग्जॉस्टिबल नहीं है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दे आर एग्जॉस्टिबल। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी चीजें होगी? फॉरेस्ट, वाटर, विंड, विदर्ड, ये सब क्या है? दीज सोर्सेज मे नॉट बी एग्जॉस्टेड वेरी सून। एस के बाद क्यों आना चाहिए, क्या आना चाहिए? क्या एक साथ आएंगे? एक जगह सुडोकू केस आ ही जाता है, एक आधा क्वेश्चन वो करे तो वो हिल जाएगा, वो हिल। आर और पी, पहले आर फिर पी। अ टाइम में कम व्हेन सम अदर सोर्सेज हैव टू बी टैप्ड एंड यूटिलाइज। ठीक बात नहीं है। देख, मैं मेरी आज तूने उम्मीदों का मातम मना रहा हूं आज मैं तुम्हारे लेकर। चलिए पहले देखिए S1 है। अच्छा, गूगल पे ही देख लिया क्या? BSR और गूगल पे देख लिया। चलिए सबसे पहले, द मशीन्स दैट डेराइव मॉडर्न सिविलाइजेशन डेराइव देयर पावर फ्रॉम कोल एंड ऑयल। दीज रिसोर्सेज में नॉट बी एग्जॉस्टेड वेरी सून। ये जो कोल और ऑयल है ये अभी खत्म नहीं होने वाले होंगे, लेकिन अभी खत्म नहीं होंगे। तो सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्यू। इसका मतलब दे आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल। ये खत्म, बिल्कुल ही खत्म नहीं होंगे, मतलब ये खत्म तो होंगे। यानी कि क्यू और पी एक ही तरह के दो लाइन को बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसके आगे आ जाएगा पी। अब Q और P एक साथ आया तो दो चीज एक साथ आ गई। अब तो आपको निशान लगाने की जरूरत नहीं, अब तो वेरीफाई करने की जरूरत है। इसके बाद आ रहा है अ टाइम में कम, एक समय ऐसा आएगा। टाइम वैसे अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ AN का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम की बात होती है तब ये काउंटेबल मान लिया जाता है। अ टाइम में कम व्हेन सम अदर सोर्सेज हैव टू बी टैप्ड एंड यूटिलाइज। तब किसी और रिसोर्स को हम टैप यानी एक्सप्लॉइट करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे।
पावर में बी ऑब्टेन्ड इन फ्यूचर फ्रॉम, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हम फॉरेस्ट से कोई पावर ले, वाटर से ले, विंड से ले, या वीदर्ड वेजिटेबल्स, और वीदर्ड वेजिटेबल से शायद आज बायोगैस, बायोमास वगैरह बनाई जा रही। यस और नो? वीदर का मतलब क्या होता है, पेपर में आता है। और शायद आपको पता होगा सूखा और गीला, सूखा और गीला, इंग्लिश में बोलेंगे ड्राई एंड वेट। ये इजी वर्ड हैं, दोनों के दोनों इजी वर्ड हैं। वेट को मॉइस्ट के सेंस में कह दिया जाता है। तो ड्राई के 4 सिनोनिम बताओ, क्योंकि एनडीए 2022 सेकंड में ड्राई का सिनोनिम आया था। किसी को याद है? डेसिकेट। आज आखिरी डेट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को भरने की। ये क्या होता है सर? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था? एंटोनिम का। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। क्रेविंग का सिनोनिम निकालना है, एंटोनिम। एंटोनिम हर क्वेश्चन में ये बार बार अपने आप को बोलना है, एंटोनिम, नहीं तो सिनोनिम निकाल बैठोगे, देख लेना। क्रेव का मतलब होता है लाइक, तो एंटोनिम क्या होगा? डिसलाइक। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग कोई बोलते हैं मर्की, वेग या अनसर्टेन, तो राइट आंसर होगा ऑब्वियस। आ गया? अगला वर्ड देखो, मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल का मतलब, मोनू क्या है? मेंटल, तो मोन्यूमेंटल का मतलब होता है इंप्रेसिव। मोन्यूमेंटल मतलब मनमोहन सिंह बहुत ही इंप्रेसिव स्पीच देते थे 5-7 मिनट की, तो मोन्यूमेंटल का मतलब होता है इंप्रेसिव, तो उल्टा क्या होगा? अनइंप्रेसिव। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेल में आर हटाओ तो क्या बना? फेल। तो जो चीज फेल हो जाएगा, जो कमजोर होगा वो फेल, जो नाजुक होगा वो फेल। तो फ्रेल मतलब होता है कमजोर या नाजुक या इनसेंसिटिव, बहुत नाजुक। तो उल्टा क्या बनेगा? मजबूत, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टल्डी। तो बताओ इसका एंटोनिम क्या बन गया? स्टल्डी। अब आप इसमें से ये देखने की कोशिश करो, क्रेव अपने आप में इजी वर्ड है या मुश्किल है? इजी। तो ऑप्शन भी कैसे थे? इजी। देखो मिक्स कैसे करता है, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। 10 के 10 हर आदमी नहीं कर पाता, 9 कर पाता, 8 कर पाता है, 10 के 10 नहीं कर पाता। क्यों? ऑब्सक्योर, ओबी से स्टार्ट होने वाले जनरली वर्ड्स किस नेचर के होते हैं? नेगेटिव। और मर्की, वेग और अनसर्टेन पता है, तो ओबी से स्टार्ट होने वाले वर्ड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसने यहां कंफ्यूजन मार दिया। अच्छी बात, ऑब्वियस। अगला वर्ड मॉन्यूमेंटल, इजी वर्ड है, उल्टा करेंगे अनइंप्रेसिव, फिर से इजी वर्ड है, इजी को इजी से किया, लेकिन यहां पे आके इसने फ्रेल को देके मुश्किल कर दिया। फ्रेल भी एक स्टैंडर्ड का वर्ड है, और इसका जो राइट आंसर एंटोनिम में आना था स्टल्डी, वो भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड का वर्ड है। अगला वर्ड था हैपलेस। आप में से कितने लोगों ने हैपलेस पहली बार सुना है? अच्छा चलो, लेस हटा दिया, इसमें से हैप से शुरू होने वाला कोई शब्द सुना होगा, जैसे कल रात को आपने किसी के मुंह से सुना हैप। हैप से कोई भी शब्द सुना हो जिसमें हैप आता हो शुरू में, 5 लेटर का कोई शब्द, 3 हैप्पी। हैप्पी तो हैप्पी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। तो हैप भी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। तो हैपलेस कैसा वर्ड होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव का उल्टा क्या होगा? पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा? फॉर्चून। क्योंकि हैपलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, जिसकी किस्मत फूटी हुई हो। और इसी से एक वर्ड बनता है जिसके साथ बुरी किस्मत चल रही हो, मिस हैपनिंग हो गई हो, उसके लिए होता है मिस हैप। इसको प्रोनाउंसिएशन मिसहैप होती है, मिस हैप, मिस हैप, और इसी से मिस हैपनिंग। ठीक, फॉर्चुनेट के सेंस में बन जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेम मतलब है, इन दोनों का मतलब है फॉरलॉर्न। देखो देखो, मतलब रेज्ड और मिजरेबल दोनों का मतलब है फॉरलॉर्न, और इन दोनों का, तीनों का मतलब होता है दयनीय, बहुत ही एब्जेक्ट। दो द होल कंट्री
is suffering from poverty, but the people of Jharkhand and Bihar are living in abject poverty. भाई जो बच्चे बिहार से, बंगाल से, झारखंड से, आपके राज्य में, आपके घर में है या नहीं, पर या राज्य में है या नहीं, वहां है कुछ गरीबी है? क्या आपने गरीबी को करीब से देखा है? नहीं देखा करीब से। कैसी लगती है? मुझे नहीं पता, हम 6-7 क्लास में थे तो हमारे सोशल साइंस के टीचर वो बताते थे आदिवासी जनसंख्या रहती है वहाँ, अनाज, हाँ आदिवासी जनसंख्या, ऐसे ऐसे करते हैं वो हाँ झारखंड में है, अभी राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो मतलब आदिवासी मूल के ना, कोई भी गाड़ी को रोक देते ही वहां के नेपाल बॉर्डर में तस्करी होती है महिलाओं की। लाएंगे तेरी भी नेपाल से लाएंगे, रुपए इकट्ठे कर ले तो क्या करवाएंगे तेरा, रुक के। तो वो हमारे सर कह रहे आदिवासी जनसंख्या अनाज उगाना नहीं जानते, जो भी पशु मिल जाए सच्चे दरबार की जाए। और जी क्या क्या नाम बताए, सॉरी टू से गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज फॉरगिव मी। तिलचट्टा, कॉकरोच, कॉकरोच की चटनी, छिपकली का अचार, वो मतलब मुझे नहीं पता उसके लिए मसाला कहाँ से लाइक हुआ, वो सब चीज भी आसपास में उगती हुई होंगी, है ना। तो एक आदिवासी दूसरे आदिवासी के बारे में जानकारी लेना अगर चाह रहा है ये आ गया क्या समझ? चलो चलिए, एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक्सेंट्रिक अच्छा वर्ड है या बेकार वर्ड है? नेगेटिव। एक्सेंट्रिक का मतलब, अच्छा आप में से कितने लोगों ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ा हुआ है? पढ़ाया था मैंने सीडीएस में। तो हैविंग द सेम सेंटर। अब मैंने कहा बच्चों आज की क्लास में हम वोकेबलरी और अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे और इसमें से पेपर में बहुत कुछ लाभदायक होगा। और इसमें से एक बच्चा कहा सर ग्रामर कब करवाओगे? मैंने कहा 3 महीने से जो हो रही थी। नहीं फिर से आप कह रहे थे रिवीजन कब करवाओगे? मैंने कहा मैं पहले आज पैराजंबल करवा दूं। सर पैराजंबल के बाद ग्रामर कब करो? सन की आदमी है क्या? पागल है क्या? सन की आदमी एक ही जगह फितूर घूम रहा है क्या तेरा? उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक आदमी नॉर्मल है या एबनॉर्मल? तो उल्टा क्या होगा? अगला वर्ड देखो। अब इस वर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पूरी कहानी सुना रहा था मैं इतनी देर से। द लैंड अपीयर्स टू बी पास्ड, द लैंड अपीयर्स टू बी पार्ड, और पार्ज का मतलब होता है सूखा, स्कॉर्च मतलब सूखा, डेसिकेट सूखा, ड्राई सूखा, सूखा उल्टा वेट। तो आंसर क्या आना था? सी। अब 2 तरीके से इसके जवाब दिए लोगों ने। पहला तरीका था बेकार तरीका कि क्वेश्चन कोई भी हो, ये बेकार तरीका था। अच्छा तरीका देखो क्या है। एनडीए वाले बच्चों ध्यान से सुनना, आधे से ज्यादा प्रश्न कैसे ठीक होते हैं इस बारे में मैं कल एक अच्छी क्लास लूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए बताऊं अभी ना? सी तो हो गया ना, पहले बेकार तरीका बता दिया। अच्छा तरीका देखो। डोंट लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शंस में देखो कौन से 2 ऑप्शन आपस में एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम है। ड्राई एंड वेट, जो आपके समझ में आ रहे हैं। अब इन दोनों के आसपास का कोई भी एक वर्ड है तो वो वर्ड नहीं होगा, दूसरा होगा। तो आपको पता होगा जब आपके पास गर्मी आती है तो उसको बोलते हैं स्कॉर्चिंग हीट। क्या बोलते हैं? तो हीट किसी चीज को भी एवोपरेट करके टेम्परेचर को राइज कर देगी और बाकी चीजों को ड्राई कर देगी, सूखा कर देगी। तो इसका मतलब स्कॉर्च इज मोर रिलेटेड टू ड्राई एंड लेस रिलेटेड टू वेट।
तो इसका एंटोनिम अगर निकालना है तब भी इसका राइट आंसर आ सकता है। यहां पे आपको ऑड वन आउट की ट्रिक लगानी पड़ेगी थोड़े से लॉजिक के साथ। ट्रिक के लिए भी थोड़ी सी ट्रिक चाहिए ना, दिमाग में पहले से कुछ फीड। द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना। रेलवे स्टेशन पे रहता है क्या? चिकना क्या है? मुलायम। विदाउट एनी अनइवननेस, विदाउट एनी अनइवननेस, जिसमें कोई उबड़ खाबड़ ना हो। है यही? हट। नमस्ते सर। तो स्मूथ का मतलब होता है भैया डेंजरस, विंडिंग, सिल्कन तो नहीं होगा, उबड़ खाबड़ के लिए यूज होता है रटेड। अगला वर्ड देखना एक बार, एंटोनिमी तो निकाला है। रटेड का मतलब उबड़ खाबड़। सिल्की और सिल्कन में फर्क होता है, अभी बताएंगे। चॉकलेट अलग अलग प्रकार की होती है। मैं इलॉजिकल नहीं कह रहा, लाइव चल रही है, बताओ। अभी प्रूव करके दिखाऊं। अभी मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूं। प्लैनिट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये देखो क्या लिखा हुआ, प्लैनिट्यूड। प्लैनिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज प्लेंटीट्यूड, और प्लेंटीट्यूड इज कॉल्ड प्लेंटी। और प्लेंटी का मतलब कम या ज्यादा, ज्यादा। अबंडेंस मतलब ज्यादा, एम्पल मतलब ज्यादा, प्लेथोरा मतलब ज्यादा। बताओ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत थी अगर तीनों सिनोनिम समझ में आ रहे? तो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, द स्कॉलर कोटेड इररिफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थीसिस। तो बताओ रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? डिफाई, डिनाई, मना करना। और इररिफ्यूटेबल का मतलब जिस पर कोई मना ना कर सके, अप्रूव्ड। और जिसको कोई मना कर सके, जिस पर कोई सवाल उठा सके, क्वेश्चनेबल। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? इररिफ्यूटेबल और अनडिनाइबल क्या है? सिनोनिम है। चलिए, वीदर सूखा, सुखाना, किसी चीज को सूख जाना। विदर्ड प्लांट्स, विदर्ड लीव्स का मतलब होता है सूख जाना। तो सूखी हुई सब्जियों से भी एनर्जी बनाई जा सकती है। द मशीन्स ड्राइंग। चलिए, द बॉडी कैन नेवर स्टॉप, इट कम्स फ्रॉम फूड। बॉडी कभी रुक नहीं सकती है। टू सपोर्ट दिस एंडलेस एक्टिविटी द बॉडी नीड्स ऑल द फ्यूल फॉर एक्शन। समटाइम इट इज मोर एक्टिव देन एट अदर टाइम्स, बट इट इज ऑलवेज मूविंग। इवन इन द डीपेस्ट स्लीप वी मस्ट ब्रीथ, द फ्यूल मस्ट कम फ्रॉम समवेयर। एस से खत्म होगा पक्का। द फ्यूल मस्ट कम फ्रॉम समवेयर, इट कम्स फ्रॉम फूड, समवेयर इज फूड। समझ में आ गया? तो S के बाद S6 आएगा, तो ये S6 और ये S1। तो इसके बाद ये S6 से पहले S होना चाहिए, तो ये D ऑप्शन नहीं आएगा। अब P, P, Q में से ज्यादा कौन है? P। एक बार P को आगे बढ़ा के देखो। द बॉडी कैन नेवर स्टॉप, ठीक है। टू सपोर्ट दिस, इसको सपोर्ट करने के लिए, दिस एंडलेस एक्टिविटी द बॉडी नीड्स ऑल द फ्यूल फॉर एक्शन, ठीक है। Sometimes it is more active than at other time, but it is always moving. Even in the deepest sleep, we must breathe. ये एग्जाम्पल है। क्यों के बाद आर आना चाहिए? क्योंकि जब आप कह रहे हो कि जब एक्टिव के अदर टाइम में भी ये मूव करता है, और ये इसका एग्जाम्पल दे रहा है इस लाइन का कि क्यों के बाद आर आना चाहिए। कहां पे क्यों के बाद आ रहा है? एक क्यों के बाद आ रही है, एक क्यों के बाद आ रही है, यानी ये आंसर भी नहीं आएगा। अब कौन सा आएगा? QRPS। और ये जो एक्टिविटी हो रही है स्लीप की, दिस एंडलेस एक्टिविटी, इसको ये कह रहा है दिस। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन। तो फर्स्ट यू हैव टू डिस्टिंग्विश नाउन एंड इन प्लेस ऑफ देम यू हैव टू यूज प्रोनाउन। तो ये P आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं नोटी, सॉरी, अमेरिकन आइडियलिज्म इज एसेंशियली अमेरिकन आइडियलिज्म इज एसेंशियली अ बिलीफ इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का नाम है अमेरिकी हो जाना। यादव साहब, हेलो, सुन पा रहे हो? This sense they have inherited from the English. What is the meaning of the English? अंग्रेज लोग, द ब्रिटिश लोग, ऐसे। देखो जी, पी 3 बार आ रखा है तो पी से ही शुरू करके देखो। अमेरिकन आइडियलिज्म, जो अमेरिका का आदर्शवाद है, इज एसेंशियली, एक मौलिक रूप से एक विश्वास है इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के अपने सिद्धांत में एक विश्वास का नाम है। Therefore he believes that कौन? He believes that because of human effort the future will be better than the past. और progress, the American tends to view, American एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, यानी कि ये सिंगुलर है, इसकी जगह क्या आया हुआ है? ही। और क्योंकि ये तीनों में P नहीं आएगा तो अब एक ऑप्शन के कारण या तो इन तीनों में से कोई आना था या तीनों ही नहीं आने। साचे दरबार की जय, राइट आंसर आ गया। अब एक बार फाइनली देख लो, द अमेरिकन टेंड्स टू व्यू हिस्ट्री एज अ रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, इसलिए वो विश्वास करता है कि जो ह्यूमन एफर्ट है, फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट। बट इफ अमेरिकंस आर यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक, दे आर नॉट होली अनरियलिस्टिक। होते ये ऑप्टिमिस्टिक है पर पूरे पूरे अनरियलिस्टिक नहीं होते। दे हैव सम कॉमन सेंस प्रैक्टिकली, दिस सेंस दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द इंग्लिश। अमेरिका वालों को जो ये कॉमन सेंस आई है वो अंग्रेजों से आई है, और अंग्रेज क्योंकि भारत पे राज करके गए थे, यहाँ के वेद पढ़ के गए थे, तब उनके पास आई है। ऐसे मान के चलो, घमंड में रहो। ठीक है, चलिए इसके अंदर कुछ वर्ड और भी होंगे। अच्छा जी, अब आपके पास एक वर्ड है, तेनालीराम कौन था भाई आज क्लास में? ओ, उस क्लास में था। पैसेज है, पहला पैसेज। 12:32 हो चुके हैं, 5 मिनट रुकेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। वी हैड जस्ट पास्ड तेनाली, हम तेनाली के पास से गुजरे ही थे। वेर आई राउज्ड माई सेल्फ इन ऑर्डर टू हियर द नेम ऑफ द स्टेशन एज आई वॉज फॉलिंग asleep again. A violent jolt shot me into the arms of somebody in the seat opposite. In the seat. अगर ढंग से पढ़ा जाए तो समझ में आता है, हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। जोल्ट का मतलब जोल होता है। The engine with one wheel broken was lying across the track and beside it was the luggage van, likewise derailed. पटरी से उतर गया। Groaning, करहाने की आवाज, wheezing, gasping, sputtering in the death agony, लोग मौत की कष्ट से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। The engine was like a fallen horse which snorting, trembling in every limb in its flanks. और इंजन जो है जैसे कोई घोड़ा गिर गया और जिसके एक एक टांग और ये घुटने टूट गए हो, इस तरीके से अलग अलग चित्र बितर हो गया। Its chest laboring seems incapable of making the smallest effort to struggle on its legs again. तो ये सारी की सारी चीजें। अब इतना पढ़ने के बाद आपसे ये 3 सवाल पूछे जाएं। द ऑथर हैड राउज्ड, अगर पढ़ ही लिया तो ऐसे करो। The author had roused himself as he wanted to get off, meet someone, know the name of the station, या keep himself awake. क्या वो उतरना चाहता था? Get off का मतलब होता है उतरना। क्या वो किसी से मिलना चाहता था, या वो स्टेशन का नाम जान के फिर से सोना चाहता था कि इसका नाम तो नहीं बदल गया रातों रात, या फिर वो अपने आप को जागे रहने देना चाहता था कि मुझे जगाते रहना नया स्टेशन आते ही? बताओ ना। Just he want to
हियर द नेम ऑफ द स्टेशन, अपने वाला आया या नहीं, तो वो सबसे पहले नो द नेम होगा, ऑप्शन नंबर सी। द इंजन स्टॉप्ड बिकॉज द ड्राइवर हैड स्टॉप्ड इट, वन ऑफ द व्हील्स वाज ब्रोकन, देयर वाज अ हाल्टिंग प्लेस, देयर वाज नो फ्यूल। तो देयर वाज नो फ्यूल गलत है, तो क्या राइट आंसर होगा? द इंजन इज कंपेयर्ड टू द फॉलन हॉर्स बिकॉज इट वॉज ग्रोनिंग लाइक ए हॉर्स, इट वॉज लाइंग अक्रॉस द ट्रैक, इट कुड मेक नो एफर्ट टू स्टैंड अपराइट, इट हैड ए ब्रोकन व्हील। लिम्ब वगैरह की बात नहीं की, तो लिम्ब इज रिलेटेड टू व्हील, जैसे उसके व्हील निकल के गिर गया, जैसे जिसका लिम्ब टूट गया हो जिसका, उस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए एक पैसेज और है, 2-2 मिनट के हैं भाई, 1.5 घंटे के बाद आपको लगना चाहिए पढ़ाई हुई है, दिमाग खराब हुआ है, अब धुआं पानी चाहिए कुछ। भाई मैं क्यों किसी का नाम लूं? अगला देखिए, वो क्या कर रहा है उसकी तो सुन लो, मेरी तरफ मत देखो। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।